नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के फिर एक बार एक ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। चलते हैं अपने पॉइंट पर। आज का पॉइंट है हमारा रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख तथा साफ सफाई। तो ये जो वीडियो अब चल रही है, जिस सीरीज के अंतर्गत चल रही है, वो छात्राओं के लिए गृह विज्ञान के अंतर्गत चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। स्टील के बर्तनों की सफाई करनी चाहिए। तो स्टील के जो बर्तन होती हैं उनकी सफाई किससे चीज़ करनी चाहिए? राख से करनी चाहिए, चूने से करनी चाहिए, विम से करनी चाहिए या साबुन से। तो देखो, स्टील के बर्तनों की जो सफाई है वो विम बार से करनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, पीतल के बर्तनों को साफ करना चाहिए। तो नींबू पर नमक छिड़क कर, या क्षार से धोकर, या नारियल की जटा से रगड़कर, या विम की रगड़ से। देखो, जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, नारियल की जो जटाएं होती हैं वो जो उसके बाल से होते हैं, उससे ये पीतल के बर्तन अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। तो हमें पीतल के बर्तनों को नारियल की जटाओं से रगड़कर साफ करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रसोई घर की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समय व्यर्थ नष्ट करना, या स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन, या मांसाहारी भोजन, या ऐश्वर्य प्रदर्शन। तो देखो, जो रसोई घर की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लोकप्रिय आधुनिक ईंधन है। तो कुकिंग गैस है, गोबर गैस है, मिट्टी का तेल है, या सौर ऊर्जा है। तो लोकप्रिय जो है आधुनिक ईंधन है वो है कुकिंग गैस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा क। नेक्स्ट प्रश्न है, रसोई घर में खिड़कियों का होना आवश्यक है। तो रसोई घर में खिड़कियों का होना क्यों आवश्यक है? बाहर के दृश्य देखने के लिए, पड़ोस में बात करने के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, या वायु के परागमन के लिए। तो देखो, जो रसोई घर में जो खिड़की लगाई जाती है वो लगाई इसलिए जाती है ताकि उसमें वायु का परागमन अच्छी तरीके से होता रहे, यानी वायु आती जाती उसमें रहे। ठीक है, जिससे उसका जो गैस वगैरह है वो निकलती रहे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा घ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला जो पेज है प्रश्न नंबर 6। रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। तो ड्राइंग रूम होना चाहिए, भोजन कक्ष होना चाहिए, शयन कक्ष होना चाहिए, या बच्चों का कमरा। तो देखो, रसोई घर के सबसे नज़दीक जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका भोजन का कक्ष, यानी जिसमें हम बैठ करके भोजन करते हैं। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, भोजन बनाने के लिए उत्तम उपकरण है। तो लकड़ी का चूल्हा, या गैस का स्टोव, या कुकिंग रेंज, या बिजली का स्टोव। तो देखो, तो भोजन बनाने के लिए सबसे अच्छा जो उपकरण है वो है हमारा कुकिंग रेंज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है, सब्जियां पकाने का सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है? जो सब्जियों को पकाया जाता है तो कौन सा सबसे उत्तम माध्यम है? उबालकर बनाना चाहिए, या भूनकर, या तलकर, या भाप द्वारा। तो देखो, सबसे अच्छा जो भोजन पकाने का जो तरीका है वो है आपका भाप के द्वारा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ। जापानीज लोग सबसे ज़्यादा भाप के द्वारा ही खाना बना करके खाते हैं, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। और हम तो जैसा भी मिल जाता है, तला भुना उबला भाप वाला, सब हजम कर जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। आदर्श रसोई घर कौन सा है? एक दीवार का, या दो दीवार का, या एल आकार वाला, या यू आकार वाला। तो मैं आपको बता दूं, जब भी घर में रसोई बनाई जाती है तो रसोई घर सबसे उत्तम जो माना जाता है वो एल आकार का माना जाता है। यानी कि कैसे बनाते हैं हम उसको, जैसे मान लो यहाँ पे एक गेट हो गया और यहाँ से एंट्री करी हमने, तो ये ऐसा बनाया जाता है एल आकार का। ठीक है, इसी तरीके से सामने एक स्लेब और एक बराबर में स्लेब, एक पीछे की तरफ पूरा खाली। तो एल आकार का ही हमें जो है बनाना चाहिए रसोई घर। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए। तो शौचालय, शयन कक्ष, बच्चों का कमरा, या भोजन का कक्ष। तो देखो, रसोई घर के बिल्कुल नज़दीक आपका शौचालय नहीं होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। झूठे बर्तनों को साफ करने के लिए सबसे उत्तम है। तो पीली मिट्टी, राख, साबुन, या विम। तो देखो, जो झूठे बर्तन साफ करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है आपका विम, यानी कि विम बार से ही आपको अपने झूठे बर्तन साफ करने चाहिए, क्योंकि वो कीटाणु रहित हो जाते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। भोजन पकाने और परोसने तथा तत्वों को सुरक्षा किस माध्यम से दी जाती है? सॉरी, ये नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका, भोजन पकाना और परोसना तथा तत्वों की सुरक्षा। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं आपका, पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री बन जाती है। तो पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री बन जाती है, अपाच्य बन जाती है, सुपाच्य बन जाती है, कुपाच्य, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो पाक क्रिया यानी पकाने से जो खाद्य सामग्री है, खाने की जो सामग्री है, खाने की जो चीज़ें हैं वो कैसी बन जाती हैं? वो सुपाच्य बन जाती है, यानी आसानी से वो
हमें पच जाती है, इसीलिए उसको पकाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूध को गर्म करने से नष्ट होते हैं, तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएं, उसके कीटाणु नष्ट हो जाएं, उसके स्वाद या कुछ भी नहीं। तो देखो दूध को गर्म करने से उसके जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ताकि वो दूध हमारे लिए पीने लायक अच्छी तरीके से हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, तो गर्म करने पर, ठंडा करने पर, उबालने पर, पानी मिलाने पर। तो देखो दूध को जब हम उबाल लेंगे अच्छे तरीके से तो बैक्टीरिया रहित हो जाएगा, उसके जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा उबालने पर। भोजन को पकाने से नष्ट न होने वाले विटामिन कौन सा है? तो भोजन को पकाने पर सिर्फ एक ही नहीं विटामिन से ऐसा होता है जो नष्ट नहीं होता। तो देखते हैं कौन सा होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो देखो विटामिन सी जो होता है वो भोजन को पकाने पर भी नष्ट नहीं होता, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के बाद, छीलने के बाद, या छीलने से पहले, या कभी नहीं? तो देखो जो सब्जियों को धोना चाहिए वो छीलने से पहले धोना चाहिए, ताकि उसके जितने भी विटामिन हैं वो पानी में ख़राब ना हो। उसके बाद काटना चाहिए उनको छील करके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो घी का तो हानिकारक नहीं हो सकता। मसाले भी इसमें बोलते हैं। सोडा, इनमें से किसी का नहीं। तो देखो सोडा अगर डाल देंगे हम भोजन पकाने में तो हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो घी और मसाले तो होते हैं और इनमें से कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी कि सोडा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्जियों को बार बार गर्म करने से नष्ट हो जाता है, उसका क्या? थायमीन नष्ट हो जाता है, स्कर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है, या रिबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है, या निकोटिक एसिड नष्ट हो जाता है? तो देखो सब्जी के अंदर जो स्कर्बिक एसिड पाया जाता है, अगर उसे बार बार गर्म करेंगे, बार बार गर्म करके दब खाएंगे तो उसका स्कर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन डी का स्रोत है, ठीक है, तो दालें हैं, सूर्य का किरणें हैं, खट्टे फल हैं, या सब्जियां हैं? तो मैं बता दूं विटामिन डी केवल आपको सूर्य की किरणों से ही मिलती है। इसीलिए तो देखा होगा तुमने, छोटे छोटे बच्चों को सुबह ही नहला करके पीठ के बल सूर्य की तरफ करके लेटा देते हैं, ताकि उन बच्चों को विटामिन डी मिल सके। ठीक है, तो यानी कि विटामिन डी जो प्राप्त होता है वो सूर्य की किरणों से होता है। और वैसे भी आदमी को सुबह सुबह जब सूरज निकलता हुआ तो थोड़ी बहुत देर पीठ कर करके सूर्य की तरफ बैठना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। देखो तो दूध के अंदर सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, विटामिन के भी, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसका मतलब इसी का ही अभाव रहता है। विटामिन सी मैंने आपको भी बताया था, विटामिन सी हमारे केवल खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी नहीं होता। अगर विटामिन सी दूध में डाल देंगे तो दूध हमारा फट जाएगा, तो इसका मतलब विटामिन सी का ही अभाव रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भोजन पकाने में समय की बचत होती है, तो तलकर पकाने में बचत होती है, या उबालकर, या प्रेशर कुकर द्वारा, या भूनकर? तो देखो प्रेशर कुकर के द्वारा हमारे भोजन पकाने में समय की बचत होती है और हमारे ईंधन की भी बचत होती है। कुकर में जल्दी से खाना पक जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, तो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, या खनिज लवण है? तो भोज्य पदार्थ में जितने भी भोजन वाले पदार्थ हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है हमारा, किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? अगर किसका हम प्रयोग करें जो हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाए? तो विटामिन से, विटामिन तुरंत नहीं ऊर्जा मिल सकती। प्रोटीन से नहीं मिलते। ग्लूकोज हो सकता है, खनिज लवण जी नहीं। तो देखो ग्लूकोज ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसे पीने से तुरंत हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। जो जिम वगैरह करते हैं, जिमनिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिम करते रहते हैं, अपने एक्सरसाइज करते रहते हैं और ग्लूकोज पीते रहते हैं, ताकि उनके शरीर में थकान ना महसूस हो और पूरी की पूरी उनकी जो है उन्हें एनर्जी मिलती रहे, ऊर्जा उनके शरीर में आती रहे। तो यही इसका राइट आंसर था ग्लूकोज। चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अगला जो चैप्टर है हमारा, विभिन्न रोगों में रोगी का भोजन, यानी अलग अलग रोगों में किस तरीके का भोजन रोगी को दिया जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका, रोग की अवस्था में कमजोर हो जाती है, जो आदमी बीमार हो जाता है तो उसकी क्या कमजोर होती है? स्मरण शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति? जी नहीं। नज़र? जी नहीं। पाचन शक्ति? हो सकता है। श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति? जी नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी पाचन शक्ति। देखा होगा जब आदमी को बुखार आ जाए या कोई और बीमारी हो जा तो क्या है, उसका खाना पीना कम हो जा, क्योंकि उसकी पचाने की जो शक्ति है, हजम करने की जो शक्ति है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाचन शक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्य रूप से रोगी को दिया जाना चाहिए, तो गरिष्ठ आहार देना चाहिए, स्वादिष्ट आहार देना चाहिए, सुपच्य आहार, या चाहे जैसा देना चाहिए, जैसा आहार दे सकते हैं।
तो देखो, जो सामान्य रूप से रोगी होता है यानी कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसको हम सुपाच्य आहार देंगे, यानी कि जो आसानी से उसे पच सके। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गे। जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी, फलों का जूस, तो ये सब क्या है, सुपाच्य आहार है और यही हमें उसको देना चाहिए, पपीता वगैरह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लू से पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए, अगर किसी को लू लग गई गर्मी के दिनों में तो उसे क्या देना चाहिए? आम का पन्ना बिल्कुल दे सकते हैं, प्याज ये भी दे सकते हैं, हरे पुदीने का रस ये भी दे सकते हैं, ये सभी। इसका मतलब ये सारी की सारी हमें किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो इन सारी चीज़ों को हम उसको दे सकते हैं। इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मलेरिया के रोगी को देना चाहिए दूध, दही, भोजन, चाय, कुछ भी दे दो। तो देखो, मलेरिया के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो दिया जाता है वो दूध से दिया जाता है। ठीक है, और तुमने देखा भी होगा जब किसी को मलेरिया बुखार आ जाए, जो सर्दी लग करके बुखार चढ़ता है, ठीक है, तो कुछ टैबलेट्स जो डॉक्टर देते हैं वो कहते हैं कि ये टैबलेट्स आपको वैसी दवाई खाने के बाद भी ये टैबलेट आपको दूध से ही लेनी है। ठीक है, तो दूध सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रोगी को अधिकतर कैसा भोजन देना चाहिए? तरल, गरिष्ठ, ठोस या चाय जैसा? तो देखो, रोगी को अधिकतर जो रोगी होता है उसे तरल भोजन देना चाहिए। तरल का मतलब जो हल्का हो, बहुत ही लिक्विड हो ज़्यादातर, ताकि वो आराम से उसे पच सके, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता, घूम फिर नहीं सकता, तो उसे ऐसा भोजन दिया जाना चाहिए जो आराम से उसे पड़े पड़े पच जाए। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अक्षय रोग, अक्षय का मतलब होता है जो टीबी वगैरह हो जाती है, टीबी नहीं हो जाती, सांस की प्रॉब्लम। ठीक है, अक्षय रोग के रोगी को कौन सी वस्तु हानि पहुंचाती है? तो मौसमी तो हानि नहीं पहुंचाती, रस वाले फल बिल्कुल नहीं पहुंचाते, मिर्च मसालेदार भोजन या दूध। तो देखो, जो अक्षय रोग होता है यानी कि टीबी का जो रोगी होता है जिसे सांस की प्रॉब्लम होती है उसे अधिक मिर्च मसालेदार भोजन जो है नुकसानदायक होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा गे, यानी कि ये उसको हानि पहुंचाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अतिसार में क्या देना चाहिए? ठीक है, तो रोटी देना चाहिए, हे वाटर देना चाहिए, या मीट देना चाहिए, या पुलाव देना चाहिए? तो देखो, अतिसार में हमेशा व्यक्ति को हे वाटर ही देना चाहिए। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ब्रेड वगैरह ले लो, उसको पानी में गर्म पानी करके उसमें से भिगो के छोड़ दो, उसके बाद में उसे निचोड़ करके उस पानी को छान करके रोगी को पिला दिया जाता है, अतिसार के रोगी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, कब्ज के रोगी को कौन सा आहार अधिक मात्रा में देना चाहिए? आजकल ये घर घर की समस्या होगी, कब्ज रहना, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको कब्ज की एक प्रॉब्लम रहने लगी हमारे खान पीन बिगड़ने की वजह से। तो देखते हैं इसमें, अगर कब्ज रोगी है, किसी को कब्ज ज़्यादा रहती है, उसे क्या देना चाहिए? तो वसायुक्त भोजन, ठोस भोजन, या पौष्टिक भोजन, या रेशेदार? तो मैं बता दूं आपको, जिसको कब्ज रहती है उसको अधिकतर रेशेदार भोजन ही देना चाहिए। रेशेदार भोजन कैसा होता है? जैसे खीरा, ककड़ी, ठीक है, और सलाद वगैरह, उसको खाना खाने से पहले भी सलाद खानी चाहिए। ठीक है, प्याज और आपका खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, तो ये सब रेशेदार सब्जियां हैं। तो ये अगर उसको देंगे उसके बाद में वो खाना खा सकता है, तो उसकी कब्ज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और अधिक तलेदार, मसालेदार ये भोजन और भुने हुए भोजन ये सब बंद कर देने चाहिए, तो कब्ज़ नहीं होगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा घे। अगला जो प्रश्न है 9, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई है, यानी कोई भी अगर हम भोजन खाते हैं तो हमें इससे पता कैसा लगता है कि हमें से कितनी ऊर्जा हमारे शरीर में मिली। तो उस ऊर्जा को मापने का क्या, तो ग्राम में मापते हैं? जी नहीं। आंस में मापते हैं? जी नहीं। डिग्री में मापते हैं? जी नहीं। तो उस भोजन को हम कैलोरी में मापते हैं, यानी कि इतना भोजन करने से इतनी कैलोरी हमें मिली। कैलोरी हमारे शरीर की ऊर्जा होती है जो हमें काम कर करके हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए हम भोजन खाते हैं ताकि वो ऊर्जा हमें दोबारा से मिल जाए। ठीक है, जैसे अंडे में अधिक कैलोरी होती है, गुड़ में अधिक कैलोरी होती है, ठीक है, बाकी भोजन में तो होती है, तो कैलोरी से ही उसको हम नापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? तो मैं बता दूं आपको, कैल्शियम है, या विटामिन बी है, या ग्लूकोज है, या विटामिन ए है? तो देखो, हमारी आंखों के लिए, नेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तम पौष्टिक तत्व है वो है हमारा विटामिन ए। और विटामिन ए मिलता कहीं से है? आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में गाजर से मिलता है और आम से भी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन ए की वजह से ही हमें थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से ही हमारे शरीर में, सॉरी, आँखों में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कम दिखाई देने लगता है। तो विटामिन ए वाली चीज़ें हमें खूब खानी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मधुमेह किस तत्व की अधिकता से होता है? मधुमेह वही टीबी, ठीक है, सांस वाली प्रॉब्लम। तो मधुमेह किसकी वजह से? प्रोटीन की अधिकता की वजह से। सॉरी, मधुमेह होता है शुगर, इंग्लिश में जो शुगर कहते हैं। मधुमेह किस तत्व की अधिकता से होता है? तो प्रोटीन की वजह से? जी नहीं। वसा की वजह से? जी नहीं। शर्करा हो सकता है, विटामिन की वजह से? जी नहीं। तो शर्करा की वजह नहीं, अधिक मीठा खाने से हमारे शरीर में जो है
मीठे की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो जाती है, और ये भी एक आम बीमारी आज की डेट में हो गई है। ठीक है, चलते हैं अगले पृष्ठ पर। बस पृष्ठ क्या, आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहना क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है, बड़ी मेहनत से काम करते रहना। और अंत में बस इतना ही कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला इसमें हो सके। और बस ये बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके आप लोग ज़रूर बताया करेंगे सर जी यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि हम उसे अच्छे से आपको बता दें। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान से देखते रहें फटाफट। अब सब लगभग सारी ही जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो डली गई हैं, जो बची हुई हैं वो डाल देंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।